नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं परमुटेशन, सिमेट्रिक ग्रुप और भी डिटेल से छोटी छोटी बातें, समक्रमचय, विषम क्रमचय, इस तरीके रूपांतरण जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं और भी काफ़ी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात भी जो है वो बच जाए, वो रह जाए बताने से कि मैं आपको ना बता पाया हूँ या ना समझा पाया हूँ, और उस छोटे से टॉपिक पे कहीं कंपटीशन में कोई क्वेश्चन ना आ जाए। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई छोटी से छोटी बारीक से बारीक डिटेल जो है वो हमसे मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे पहले मैं आपको ये जो डेफिनेशन है दो, आपने आपने जो यूनिट चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप का मतलब होता है क्रमचय ग्रुप। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्रमचय ग्रुप, क्रमचय ग्रुप जो शब्द है वो बहुत बड़ा शब्द है। बड़ा शब्द कैसे है? जैसे आपने ए लिया, ठीक है, ए कोई 1 2 3, ठीक है, ए में 1 2 3 है, इसके सारे परमुटेशंस बनाए, जो बन गया आपका एस ए। और ऑब्वियसली बात है इसके 6 परमुटेशंस बनेंगे, F3, F4, F5 और F6। सारे परमुटेशन बना लिए, ऑल द पॉसिबल परमुटेशन, टोटल परमुटेशन आपने बना लिए, 6 बनने थे, 6 बन गए। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि ये ग्रुप है, तो आप कहेंगे हाँ जी सर ग्रुप है, कोई डाउट नहीं है। तो इस ग्रुप को हम जो है परमुटेशन ग्रुप कहते हैं, क्रमचय ग्रुप कहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ पे इस ग्रुप को सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, एस फॉर सिमेट्रिक। इसे सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं या सममित समूह भी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर एक ही चीज के क्या दो नाम रख दिए? फिर इसे आप सिमेट्रिक ग्रुप भी कह रहे हैं, आप इसे परमुटेशन ग्रुप भी कह रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा एक सांस लीजिए, सुनिए मेरी बात को। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो ग्रुप है ही है। कई बार क्या होता है, इसके इन 3 को लिया मैंने, पता किया, पता चला ये भी ग्रुप है। फिर मैंने ये 3 लिए, पता चला ग्रुप है। तो ये जितने भी ग्रुप बन सकते हैं, सेट ए के ऊपर जितने भी ग्रुप बन सकते हैं, सारे के सारे ग्रुप क्या कहलाते हैं? क्रमचय ग्रुप कहलाते हैं। सबके सब क्या कहलाते हैं? क्रमचय ग्रुप कहलाते हैं। लेकिन सम्मित ग्रुप खाली जो बड़े वाला होता है, बस वही सम्मित ग्रुप कहलाता है। बात पकड़ रहे हैं? बात पकड़ रहे हैं? सम्मित ग्रुप है वो क्रमचय ग्रुप है, लेकिन क्रमचय ग्रुप में और भी आते हैं, छोटे वाले, उससे कम वाले, सारे आ जाते हैं कवर में। पकड़ रहे बात है? तो आप पकड़िए, ए पर संभावित सभी ग्रुप, सभी क्रमचय ग्रुप, सभी क्रमचय ग्रुप जितने भी बनाए जा सकते हो, सभी क्रमचय से बनाए, यही आपका क्रमचय ग्रुप कहलाता है। इससे छोटे बड़े सारे। बात पकड़ने बेटा, बात समझ पा रहे? एक बार मैं दोबारा रुकूंगा और दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ये ए सेट है, इस ए सेट पे आपने 6 क्रमचय बनाए, ये 6 क्रमचय मिलके ग्रुप बनाएंगे, कोई डाउट नहीं है। ये ग्रुप भी क्रमचय ग्रुप कहलाएगा, 6 के 6 जो है ये क्रमचय ग्रुप कहलाएंगे। लेकिन अगर ये 3 पे बना रहे हैं तब भी क्रमचय कहलाएंगे। जितने भी इससे बन सकते हैं, इस ए समुच्चय के ऊपर क्रमचय बनाकर आप जितने भी ग्रुप बना सकते हैं, सारे के सारे ग्रुप, सारे ग्रुप जो बन सकते हैं वो सबके सबके नाम क्या होंगे? क्रमचय ग्रुप होंगे। लेकिन सबसे बड़े वाला जो टोटल कुल संभावित था, वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। अब जैसे ये 6 है, मान लीजिए इसके, ये जो ए सेट है, इस सेट के ऊपर मान लीजिए 5 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, क्रमचय लेके 5 ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ये पांचों के पांचों परम्यूटेशन ग्रुप कहलाते हैं। छोटा हो बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए सेट है, ए सेट के ऊपर ही आपने क्रमचय बनाए हैं और क्रमचय का ग्रुप बना है, तो वो क्रमचय ग्रुप कहलाएगा। चाहे वो एक अवयव का बने, 2 का बने, 3 का बने, 4 का बने, उस समुच्चय ए पर बनने वाले समस्त ग्रुप क्रमचय ग्रुप कहलाते हैं। लेकिन सम्मित ग्रुप कौन सा है? इनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है ए पर, जिसमें ऑल पॉसिबल परमुटेशंस आ गए, वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक ग्रुप भी एक क्रमचय ग्रुप ही है, क्योंकि क्रमचय ग्रुप में तो सारे ही आते हैं। पकड़िए बात को, सुन लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम परमुटेशन ग्रुप रखा गया, सिमेट्रिक ग्रुप नहीं रखा गया, क्योंकि सिमेट्रिक ग्रुप तो एक ही है खाली। सिमेट्रिक ग्रुप तो हर ग्रुप का एक बड़े वाला बनेगा वही होगा, लेकिन क्रमचय ग्रुप तो सारे ही होंगे, बड़े वाला होगा वो भी होगा, और जो छोटे वाले बनेंगे वो भी होंगे। तो वो जितने उस पर बनेंगे सबके सब क्रमचय ग्रुप कहलाएंगे। तो क्रमचय ग्रुप में बेटा सब आ जाते हैं। बात पकड़ रहे हैं? क्रमचय ग्रुप में उस ए सेट के ऊपर बनने वाले जितने संभावित ग्रुप है,
एक तो पूरे वाला तो होगा ही होगा, वो तो तय है, पूरे वाला भी होगा, अगर वो छोटे भी कोई बन सकते हैं तो वो सारे भी। जैसे खाली F1 को ले लें, खाली F1 को ले लें, मतलब जो तत्समक क्रमचय है उसको ले लें, तो ये भी ग्रुप है नहीं है, ये भी तो ग्रुप है नहीं है। और मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये 3 ले लेंगे तो भी ग्रुप बनेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रुप बनेंगे। ये जो सारे ग्रुप हैं इनको जितने बन सकते हैं सारे बना लीजिए। इन सबका नाम, कॉमन नाम सबका क्रमचय ग्रुप होगा, क्रमचय ग्रुप, क्रमचय ग्रुप, क्रमचय ग्रुप, क्रमचय ग्रुप। लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वो क्रमचय ग्रुप तो कहलाएगा, लेकिन उसका एक नाम और है जिसको कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप या सममित ग्रुप। और यहाँ पे क्या करते हैं हम अब ए में 3 अवयव है तो हम इसका नाम रख लेते हैं S3, क्योंकि ए में कौन अवयव से तो क्या फर्क पड़ता है। ए में अगर 1 2 3 हो जाए ABC हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो बेहतर ये है कि इसमें कितने अवयव से फर्क पड़ता है। तो आप सीधा यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं S3। तो इसको SN के रूप में, जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसको SN के नाम से लिखा जाता है। SN क्यों? N फॉर नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ संकेत, क्योंकि संकेत से ही बनना है सब कुछ। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नया वर्ड देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पक्षांतरण। पक्षांतरण वर्ड सुनिए, पक्षांतरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन। पक्षांतरण किसे कहते हैं? आप चक्र बनाते हैं, आपका जो रूपांतरण है, आपका जो क्रमचय है, उस क्रमचय का, सॉरी रूपांतरण गलत शब्द निकल गया, जो क्रमचय है उस क्रमचय के आप चक्र बनाते हैं। चक्र बनाते हैं तो चक्र 1 लंबाई के, 2 लंबाई के, 3 लंबाई के, 4 लंबाई के, 5 लंबाई के बनते हैं। इसमें ये जो 2 लंबाई के चक्र होते हैं ये बड़े विशेष होते हैं, बड़े कमाल के होते हैं। इनके पास एक हिडन पावर है जो कि अभी आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो ये जो 2 लंबाई के चक्र होते हैं, इन चक्रों को पक्षांतरण कहा जाता है। 2 लंबाई के चक्रों को पक्षांतरण कहा जाता है। 2 लंबाई के चक्र को लेंथ ऑफ साइकिल, लेंथ ऑफ साइकिल अगर 2 है तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन कहलाता है। एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। हर साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो वो क्या कहलाता है? पक्षांतर कहलाता है। देखिए 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं चलेगा, एग्जैक्टली 2 चलेंगे, एग्जैक्टली 2 चलेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका एक रूपांतर, आपका पक्षांतर क्रमचय है। इस क्रमचय में इसके चक्र बनाया आपने, इसके चक्र ये बने, मान लीजिए ये बने। अब ये जो है ये पक्षांतर नहीं कहलाएगा, ना ये कहलाएगा, क्योंकि ये 3 लंबाई का है और ये 2 लंबाई का है। सिर्फ यही पक्षांतर कहलाएगा क्योंकि ये 2 लंबाई का है। सिर्फ 2 लंबाई वाले को ही आप पक्षांतरण कहते हैं। सिर्फ 2 लंबाई वाले को ही पक्षांतरण कहते हैं। अब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझाता हूँ कि पक्षांतरण में ताकत क्या होती है। क्या ज़बरदस्त ताकत होती है पक्षांतरण में। आप किसी भी चक्र को, चाहे वो 3 लेंथ का हो, चाहे वो 4 लेंथ का हो, चाहे 5 लेंथ का हो, किसी भी चक्र जिसकी लंबाई 2 से ज़्यादा है आप उसे पक्षांतरणों में तोड़ सकते हैं। मतलब 2-2 लंबाई के चक्रों में तोड़ सकते हैं। किसी भी चक्र जिसकी लंबाई 2 से ज़्यादा है उसे आप 2-2 की लंबाई के चक्कर में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं वो देखिए। तो यहाँ आपको पहले मैं लाइन लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, इसकी विशेषता। प्रत्येक, देखिए जो 2 लंबाई का है वो तो ऑलरेडी पक्षांतरण है ही है। प्रत्येक 2 लंबाई से अधिक, 2 लंबाई से अधिक लंबाई के चक्रों को पक्षांतरण में लिखा जा सकता है, पक्षांतरण में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। या फिर यूं बोलिए कि किसी भी क्रमचय को आप पक्षांतरणों में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 लंबाई का तो वो खुद हो गया, 1 लंबाई वाले हम लिखते नहीं हैं। 2 लंबाई वाले तो पक्षांतरण ऑलरेडी है, और 2 से ज़्यादा है तो उसको 2 में तोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के आप हर रूपांतरण को, हर क्रमचय को आप पक्षांतरणों में लिख सकते हैं। बात पकड़ रहे हैं? बात पकड़ रहे? मैंने क्या कहा? मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल दिया आपको। प्रत्येक क्रमचय को पक्षांतरण के रूप में लिखा जा सकता है। ये समझिए बात को, ये है इनकी खासियत पक्षांतरणों की। अब आप कहेंगे कैसे लिखा जा सकता है? अब बात ये है कि आप सोच रहे होंगे कि ये सर ने कैसे कह दिया, ये पक्षांतरण पे कैसे हो जाता है। चलिए मैं आपको एक समझाता हूँ, एक एग्जांपल से हम इस बात को, सारी को, कहानी को समझते हैं। अरे कैसे हो जाता है, देखिए बहुत मज़ा आने वाला आपको। ये आपका F ले लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँगा, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लूँगा। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके चक्र बनाऊँगा तो आप देख रहा होगा कि 1 से 3 आएगा, 1 से 3 आया, फिर 3 से 2 आएगा, और 2 से वापस 1 आ जाएगा। बन गया ये, ठीक है। अब मैं कहूँ कि मैं इसको चक्र में तोड़ सकता हूँ, और वो भी 2-2 लंबाई के,
तो आप कहेंगे कैसे टूटेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले ऐसे टूटेगा कि आगे वाले से स्टार्ट करना है, आगे वाले से लास्ट वाले को लेना है, आगे वाले से लास्ट वाले को 1 और 2 हो गया। फिर आपको इसी आगे वाले के साथ सेकंड लास्ट को लेना है, पहले फर्स्ट वाले से लास्ट को, फिर फर्स्ट वाले से सेकंड लास्ट को, फिर फर्स्ट वाले से थर्ड लास्ट को। इस तरीके से आप तोड़ते जाइए। इस तरीके से आपका टूट गया। अब ये 2 पक्षांतरण बन गए। कितने बन गए? 2 पक्षांतरण बन गए। ये टूट गया। अब आप कहेंगे सर ये क्या हो गया? तो मैंने कहा था ना पक्षांतर में तोड़ सकता हूँ। अब अगर आपको देखिए डर है, आपको ये लग रहा है कि ये क्या बना दिया आपने, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ चक्रों को पक्षांतरणों में तोड़ा है। जैसे ही मैं इनको सॉल्व करूंगा, विश्वास कीजिए मेरा रिजल्ट वापस वही आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे समझिए बात को। देखिए ये मैंने ये समझिए कि एक चक्र को 2 चक्रों में तोड़ दिए। ठीक है, वो 3 लंबाई के थे, ये 2 लंबाई के, इन्हें पक्षांतरण कहते हैं। और ये जो चक्र हैं, अब देखिए 2 चक्र बने हैं, ये असंयुक्त नहीं है क्योंकि इनके अंदर एक एक कॉमन है, एक एक कॉमन है। इनको कहते हैं संयुक्त चक्र। ऐसे चक्र जिनके अंदर कॉमन होता है, संयुक्त चक्र। या फिर ये कह सकते हैं असंयुक्त नहीं है क्योंकि इनके अंदर कॉमन है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे विज्ञान समझाना पड़ेगा आप लोगों को। अब वापस से मैं संक्रिया करके दिखाऊंगा आपको कि यही चीज़ वापस आ जाएगी। ये दिखने में आपको ये तीनों चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये तीनों चीज़ें सेम है। यहाँ इन 2 में तो आपको कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं। यहाँ तो आप आराम से समझ पा रहे हैं कि 1 से पहले 3 आएगा जो कि ये रहा, फिर 3 से 2 आएगा ये रहा, और फिर 2 से वापस 1 आ जाएगा। तो यहाँ तो आपको पता है कि ये दोनों तो एक जैसी है, तो इन दोनों में तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन ये देख के आपको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, तो आइए मैं इनको समझाता हूँ। सबसे पहले इनको कंप्लीट करिए। नंबर 1, इसको आप उठाइए और कंप्लीट करिए, बनाइए। 1 से इसमें क्या आया? 1 से 2 आया। 2 से क्या आया? वापस 1 आया। 2 से 1 आया। इसमें 3 तो है ही नहीं, 3 नहीं है। नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो समझ जाइए कि उसका खुद से खुद का संबंध होगा, इसलिए वो नहीं आई। बना दिया पूरा। अब इसको भी ऐसे बना दीजिए। 1 से 3 आया, 3 से 1 आया, लेकिन यहाँ 2 तो नहीं है, 2 नहीं है तो इसका मतलब 2 से 2 है। अब आप कहेंगे सर ये पहले तो अपन ने क्या किया था, एक साथ ही बना लेते थे, अब एक साथ क्यों नहीं बनाया? पहले तो आप एक साथ ही बना लेते थे। देखिए बेटा, वो जो चक्र होते थे वो असंयुक्त चक्र होते थे। असंयुक्त चक्र, देखिए फर्क है। असंयुक्त चक्र में कुछ भी कॉमन नहीं हुआ करता था। उस केस में क्या होते थे कि भैया अलग अलग होते थे, जैसे 1 2 3 4 एकदम अलग अलग होते थे, कुछ भी कॉमन नहीं होता था इनके बीच में, कुछ भी कॉमन नहीं होता था। इस वजह से क्या करते थे, एक में ही दोनों काम हो जाते थे। 1 से 2, 2 से 1, कंप्लीट, काम खत्म। अगले वाले को इसी के साथ में जोड़ दिया। 3 से 4, 4 से 3, ये लीजिए खत्म। मान लीजिए 4 अंकों का है, तो अगर 5 का है तो 5 5 और कर दीजिए, और कुछ अंक है तो और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो जो नाम नहीं आ रहे इसका मतलब वो खुद से खुद पर है। तो इस तरीके से आप एक साथ ही डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते थे। असंयुक्त चक्रों का ये फायदा था। असंयुक्त चक्रों में कुछ कॉमन नहीं होता, कॉमन नहीं होता तो आप एक साथ ही दोनों बना लेते हैं, एक में ही सब कुछ डालते चले जाते हैं। लेकिन इनमें कॉमन है। इनमें ये देखिए, ये रहा एक यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी। इनको आप डायरेक्ट संयुक्त चक्र जिनमें कॉमन होता है उन चक्रों को आप एक साथ नहीं बना सकते। आपको पहले चक्र को पूरा बनाना होता है, फिर दूसरे चक्र को पूरा बनाना होता है, उसके बाद संक्रिया करवानी होती है। अब इनकी संक्रिया करवाइए। तो 1 से 3 आया, 3 से 3 आया, तो फाइनली 1 से क्या आया? 3 आया। 1 से 3, 3 से 3, तो फिर 2 से 2 आया, 2 से 1 आया, मतलब 2 से 1 आया। फिर 3 से 1 आया, 1 से 2 आया, मतलब 3 से 2 आया। अब एक काम करिए, इसको मिलाइए आपके सवाल से, क्या ये वही है? 1 2 3, 3 1 2, सेम आया। तो समझ रहे बातों को बेटा? पक्षांतर में लिखने के बावजूद भी ये वही है, ये वही है। सिर्फ दिखने में कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, लेकिन ये वही है। तो बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से आप चक्र चाहे कितने ही बड़े बना लीजिए, फाइनली आप उसको पक्षांतरणों में तोड़ सकते हैं। फाइनली पक्षांतरणों में तोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब पक्षांतरणों में तोड़ सकते हैं, इसका मतलब किसी भी क्रमचय को पक्षांतरणों में लिखा जा सकता है। किसी भी क्रमचय को पक्षांतरणों में लिखा जा सकता है। और एक एग्जाम्पल लेकर ट्राई करते हैं, कहीं आपको और कंफ्यूजन ना हो। एक बड़ा क्रमचय ले लेते हैं इस बार, थोड़ा सा बड़ा साइज में, थोड़ा बड़ा हो, 4 7 का ले लेते हैं। ये ले लिया, ठीक है। अब इनको चक्र में लिखिए। चक्र में लिखेंगे तो 1 से 3, 3 से 2, 2 से वापस 1, कंप्लीट। 4 से 5, 5 से 4, 6 से 7, 7 से वापस 6, ये लीजिए चक्र बन गए। अब ये 2 तो पक्षांतरण ऑलरेडी हैं, तो इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो ट्रांसपोजिशन ऑलरेडी बने हुए हैं, सिर्फ इसे बनाना है। इसे बनाना है तो 1 से 2, पहले फर्स्ट लास्ट, फिर फर्स्ट सेकंड लास्ट,
और इन दोनों में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पक्षांतरण है। अब लेकिन संक्रिया करेंगे ना, आपको फिर से वही जोर आने वाला है, फिर से वही जोर आने वाला है आपको संक्रिया करेंगे तब। अगर वापस से आप संक्रिया कराना चाहते हैं इसको, वापस ये बनते हुए देखना चाहते हैं, तो वही लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन है, इन दोनों के बीच में कॉमन है। कॉमन होने की वजह से आपको इसको पूरा बनाना होगा, इसको पूरा बनाना होगा। चलिए आपको समझा देता हूँ कि अब आपको क्या करना होगा। जिनमें कॉमन नहीं है उनको आप एक साथ बना सकते हैं। जैसे देखिए 1 3 4 5 6 7, इनको आप देखें तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इनको आप एक साथ बना सकते हैं। एक साथ मतलब ऐसे 1 से 3, 3 से 1, 4 से 5, 5 से 4, जिनमें कॉमन नहीं है उनको एक साथ बनाया जा सकता है। 7 6 बन गया। लेकिन 2 से 2 का नाम नहीं है, 2 का नाम नहीं है, 2 का नाम नहीं है, इसका मतलब 2 पे 2 होगा। जिसका नाम नहीं आता उसका मतलब वो खुद से खुद पर होता है, तभी नाम नहीं आता। हो गया। अब देखिए बात तो यहाँ मजा आएगा। इसको आपको पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। 1 से 2, 2 से 1, और नाम इसमें आ नहीं रहे। टोटल 7 तक का है, 7 तक का है तो 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6 और 7 पे 7। देखिए इतना बड़ा करना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है। अगर असंयुक्त होते तभी तो असंयुक्त बनाने की कोशिश करते हैं। असंयुक्त में क्या फायदा होता है, एक साथ ही सारे बन जाते हैं। और जब असंयुक्त नहीं होते तो हर छोटे छोटे चक्कर को जिसमें कॉमन होता है उसको पूरा बनाना पड़ता है और फिर संक्रिया करवानी पड़ती है। देखिए उत्तर वही आएगा, उत्तर वही आएगा, है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लगने दीजिए, शंकाएं नहीं होनी चाहिए। 1 से 3, 3 से 3, तो 1 से 3, फिर 2 से 2, 2 से 2, 2 से 1, 3 से 1, 1 से 2, 3 से 2, 4 से 5, 5 से 5, 4 से 5, 5 से 4, 4 से 4, 5 से 4, और उसके बाद में 6, 6 से 7, 7 से 7, फिर 7 से 6, ये लीजिए। अरे आप ऊपर जाके मिला लीजिए भाई, पहले कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऊपर वाले मिला लीजिए। 3 1 2, 312 54 76, 312, ये 312 54, वही वापस आ गया। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, वापस आपको वही मिलेगा। तो पक्षांतर में तोड़ने के बाद भी ऐसा ही होता है। अब बात है कि ये सारा इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं। अब हमने देखा कि पहले तो ये देखिए कि एक क्रमचय को हम 3 तरीके से अब लिख सकते हैं। अब हमने क्रमचय का जो निरूपण है, क्रमचय निरूपण, और अभी यहाँ पे ये भी समझाऊंगा कि इतनी माथाफोड़ी क्यों, इतनी परेशानी क्यों कर रहे हो भाई, क्या मिलेगा इतनी परेशान होकर। तो जवाब अभी आएगा, बहुत बढ़िया जवाब आएगा। क्रमचय को 3 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, मैट्रिक्स रूप में एक, दूसरा चक्र के रूप में, और तीसरा आगे चक्र से आप आगे जाके पक्षांतरण बना सकते हैं। और 2 रूप क्रमचय जो है वो फलनित होता है, और फलन के 2 बेसिक रूप और है। 2 बेसिक रूप कौन सा है, चित्र की सहायता से प्रांत और परिसर ऐसे जोड़ के बनाते हैं ना, ऐसे ये इस पे ये आएगा और इस पे ये आएगा और इस पे ये आएगा, इस तरीके से। दूसरा है जोड़ों के रूप में, 2 के जोड़े, एक्स पे ये आएगा और वाई पे ये आएगा और इस पे ये आएगा, जिसे आप रोस्टर रूप कहते हैं। तो ये भी है, लेकिन ये तो यहाँ प्रचलित ही नहीं है ना। यहाँ 3 रूप प्रचलित है और इन तीनों में एक नया रूप और पढ़ लिया, पक्षांतरण। चक्र का तो ये फायदा था, चक्र का क्या फायदा था, चक्र का फायदा था कोटि निकालने में। एक तो लिखने में छोटा होता है, और एक कोटि ज्ञात करने में ये तरीका सबसे बढ़िया होता है। कोटि ज्ञात करने में ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, तो इसका ये फायदा था। अब बात करिए पक्षांतरण का क्या फायदा है, पक्षांतरण का क्या रोल है, पक्षांतरण आप क्यों बना रहे हैं। पक्षांतरण का एक जबरदस्त रोल है कि पक्षांतरण के आधार पर हम क्रमचय को 2 भागों में बांट सकते हैं, समक्रमचय और विषम क्रमचय। समक्रमचय यानी इवन परमुटेशन एंड ओड परमुटेशन। इवन परमुटेशन एंड ओड परमुटेशन क्या होती है, इवन एंड ओड परमुटेशन। अगर आपने किसी क्रमचय को पक्षांतरण में लिखा और पक्षांतरणों की संख्या उन्हें काउंट करेंगे, और काउंट करने पर अगर वो इवन नंबर में है तो हम कहते हैं इवन परमुटेशन। ओड आता है तो ओड परमुटेशन, इवन परमुटेशन एंड ओड परमुटेशन। पकड़ लीजिए, किसी क्रमचय के पक्षांतरणों की संख्या, जब उसे पक्षांतरणों में लिखा जाए तो पक्षांतरणों की संख्या सम या विषम होने पर, इवन या ओड होने पर क्रमचय सम या विषम कहलाता है। क्रमचय सम या, तो कहते हैं इवन परमुटेशन और ओड परमुटेशन। देखिए हर क्रमचय या तो सम होता है या विषम होता है, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि परमुटेशन जो आप बनाएंगे, जो आप इसके पक्षांतरण बनाएंगे, परमुटेशन के जो ट्रांसपोजिशन बनाएंगे, मतलब क्रमचय के आप जो पक्षांतरण बनाएंगे वो ये तो 2 बनेंगे, 0 बनेगा,
या 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 6 बनेंगे, 1 बनेंगे, 3 बनेंगे, 5 बनेंगे। तो हर नंबर या तो सम होता है, अगर पूर्णांकों की बात कर रहा हूँ, धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा हूँ, तो या तो वो सम होता है या वो विषम होता है। तो दोनों तो नहीं हो सकते एक साथ ही। तो हर जो क्रमचय है वो या तो सम होता है या फिर विषम होता है, दोनों नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बातों को? प्रत्येक क्रमचय या तो सम है या विषम है। प्रत्येक क्रमचय या तो सम या विषम, परंतु दोनों नहीं हो सकता। परंतु दोनों नहीं होगा। सम होगा, हो सकता है, विषम होगा, हो सकता है, परंतु सम और विषम दोनों नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। समझ गए ये बात? अब क्या फायदा होता है? आपको एक यहाँ पे एक और कमाल की बात बताता हूँ। किसी भी सेट, ए सेट ले लीजिए और ए के पास मानिए एन अवयव है। ए सेट के पास एन अवयव है। इस एन अवयव से अगर हम क्रमचय बनाएं, एस एन बनाएं, तो कितने बनेंगे? नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने होंगे? टोटल एस एन में कितने आएंगे परमुटेशन? तो फैक्टोरियल एन आएंगे। इन फैक्टोरियल एन में से ये जो फैक्टोरियल एन बनेंगे, जब आप F1, F2, F3 ये जब बनाएंगे टोटल, आपको एक सुन के एक बहुत ही मज़ेदार बात को पता लगेगा कि इनमें से ये जितने भी हैं इनमें आधे समक्रमचय हैं और आधे विषम क्रमचय हैं। जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इनमें से हाफ जो है वो इवन परमुटेशन है और हाफ जो है वो ओड परमुटेशन है। आधे सम है और आधे विषम है, आधे आधे हो जाएंगे। मतलब 1 फैक्टोरियल एन का आधा जो है वो सम होंगे और फैक्टोरियल एन का जो आधा है वो विषम होंगे। आधा सम और आधा विषम होंगे, आधे सम और आधे विषम होंगे। आप चेक करके देख सकते हैं जितने परमुटेशंस है एक एन के ऊपर जितने बनेंगे उन सब में से आधे सम होंगे और आधे, ठीक है। आइए आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई डाउट आपको ना रहे, क्योंकि डाउट रहेगा तो परेशान करेगा। 1, 2, 3, ठीक है। मैं इसके आपको सारे परमुटेशंस बना देता हूँ। पहले F1 6 बनेंगे, पहले F1 हो गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2। ये F2 तीसरा परमुटेशन 1 2 3, आगे 2 रख लिया, फिर 1 3 1 2 3 F4 F5 है, सॉरी। अब कहीं सोच रहे हो कि सर 6 से ज़्यादा नहीं बनेंगे? 6 से ज़्यादा बन सकते हैं, 7 बन जाएंगे, लेकिन यही रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यही आपस में रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यही चीज़ें बार बार घूमने लग जाएगी। मतलब अगर आप 7वां बनाएंगे तो इन्हीं में से कोई 7वां बनेगा, 8वां इन्हीं में से कोई 9वां, क्योंकि रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब रिपीट होना शुरू हो गया तो फिर नया कैसे हुआ? तो 6 ही बनेंगे, 7वें 8वें फिर रिपीट होंगे। रिपीट होने का तो मतलब फिर वो काउंट ही नहीं है, तो आप रिपीट करो तो जैसे 10 बच्चे हैं, आप 10 बच्चों के नाम 10,000 बार लिख सकते हैं, लेकिन है तो वो 10 ही ना, तो रिपीट करने का क्या फ़ायदा? 10 है तो 10 ही रहने दीजिए ना। तो चलिए इनके पहले चक्कर बनाता हूँ, फिर इन्हें मैं पक्षांतरणों में कन्वर्ट करूँगा। तो इसका तो देखिए कोई चक्कर बनता ही नहीं है, इसमें तो सारे एक एक लंबाई के हैं, 1 2 पे 2 3 पे 3। आपको याद है ये तत्सम क्रमचय है, और तत्सम क्रमचय को सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं 1। अब इसका कोई पक्षांतरण बनेगा? कोई पक्षांतरण बनेगा नहीं, क्योंकि 2 लंबाई का कोई चक्र है ही नहीं इसके पास, और 2 क्या 3 लंबाई का नहीं है, 3 का होता तो 2 में तोड़ लेते। तो यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बना? 0। पक्षांतरण की संख्या कितनी हुई? 0। यहाँ पे 2 लंबाई का एक भी नहीं बनेगा, यहाँ पे एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि सारे एक एक लंबाई के होंगे, 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3। और इसको तो याद ही हमने कहा था एक लंबाई का नहीं लिखेंगे, लेकिन इस बेचारे के लिए हमें एक लंबाई का लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 2 लंबाई का कोई है ही नहीं, 2 3 किसी लंबाई का कुछ नहीं सिवाय 1 को छोड़ के। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम सिर्फ ऐसा लिखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये तत्सम क्रमचय है। हाँ, बाकी सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपका हो गया 1 पे 1, वो तो लिखना ही नहीं है, 2 पे 3 3 पे 2, ये लीजिए। ये आपका 0 आने की वजह से ये हुआ समक्रमचय। 0 एक सम संख्या है, 0 एक सम संख्या है। रिपीट कर रहा हूँ, जोर शोर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0 एक सम संख्या है और होती है। यहाँ पे क्रमचय कितने आए? पक्षांतरण की संख्या कितनी हुई? 1। एक विषम संख्या है, इसलिए ये कौन सा क्रमचय हुआ? विषम क्रमचय। अगले क्रमचय को चेक कीजिए, 1 पे 2 2 पे 1, 1 पे 2 2 पे 1 3 पे 3 है, वो लिखेंगे नहीं आप। तो यहाँ पे पक्षांतरण की संख्या कितनी हुई? 1। तो ये क्रमचय भी क्या हुआ? विषम। अभी तो विषम वाले का वजन ज़्यादा है, 3 में से चेक किए, 3 में से 1 सम निकला, 2 विषम निकले। अगले को चेक करते हैं, 1 पे 2 2 पे 3 और 3 पे वापस 1।
ये 3 लंबाई का आया, 3 लंबाई का आया तो उसको तोड़ना पड़ेगा, 3 लंबाई का आया तो उसको तोड़ना पड़ेगा। पक्षांतरणों में तो 1 3 और 1 2, इस हिसाब से ये कौन सा क्रमचय हुआ, समक्रमचय, क्योंकि 2 पक्षांतरण बन रहे हैं। अगले वाले को चेक कीजिए, 1 3 फिर 3 2, 1 3 3 2, इसको भी तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 2, तो ये भी क्या हुआ, समक्रमचय। अब देखिए 5 में से 2 विषम है, 3 सम है। लास्ट वाला चेक करते हैं, 1 से 3, 3 से 1, 2 पे 2 है ये, तो इसमें कितना आया, 1 आया, 1 आया मतलब विषम क्रमचय। तो आपने देखा कि आधे सम है और आधे विषम में, 6 में से 3 विषम पाए गए या 3 सम पाए गए। तो यही होता है, जितने क्रमचय आप बनाएंगे टोटल क्रमचयों में से आधे सम होंगे और आधे विषम होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और तैयार होता है, एक क्वेश्चन एक तैयार होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है कि सर अगर ए के पास एक ही अवयव हुआ तो, ए के पास एक ही हुआ तो क्रमचय भी एक ही बनेगा, एक पर एक, एकमात्र क्रमचय बनेगा एक पर एक। क्यों, क्योंकि क्रमचय की संख्या क्या होती है, फैक्टोरियल एन एक है ना। एस ए में कितने अवयव होंगे, एस ए में फैक्टोरियल एन होते हैं, एन एक है तो फैक्टोरियल एक होगा, फैक्टोरियल एक मतलब एक, तो सिर्फ एक ही बनेगा। और एक बनेगा तो वो तत्समक ही बनेगा, क्योंकि और तो कुछ बन नहीं सकता। एक पे एक बनेगा, एक पे एक बनेगा, यानी तत्समक क्रमचय बना। और तत्समक क्रमचय बना तो इस बार आप कहेंगे सर इस बार आधे आधे कैसे करेंगे, एक का आधा तो होता नहीं है। तो बेटा जब एक बनेगा, जब समुच्चय एक साइज का होगा, जब एक साइज का होगा तो ये 0, इसके अंदर पक्षांतरणों की संख्या 0 होगी, क्योंकि एक पे एक आया हो तो कुछ बना नहीं। तो जो लंबाई बनी वो एक लंबाई का है, 2 लंबाई का कोई है ही नहीं और बन ही नहीं सकता। तो ये होगा आपका 0 पक्षांतरण। 0 पक्षांतरण होने की वजह से ये आपका समक्रमचय कहलाएगा। तो सिर्फ एक ही बार जब एक अवयव होगा समुच्चय के पास, उस समय एक ही क्रमचय बनेगा, वो कि समक्रमचय होगा। और बाकी फिर 2 लंबाई का होते तो फैक्टोरियल 2 2 हो जाएगा, 2 में से एक सम और एक विषम। फिर 3 होते ही फैक्टोरियल 3 3, यानी 6 6 का आधा, 3 सम 3 विषम। उसके बाद तो आधे सम आधे विषम चलेगा। सिर्फ एक अवयव वाले में थोड़ी सी परेशानी आने वाली, सिर्फ एक अवयव वाले समुच्चय में उसका एक ही क्रमचय होगा और वो भी सम ही होगा, विषम नहीं होगा। तब विषम कुछ भी नहीं होगा, सब सारे सम होंगे, एक ही होगा वो विषम हम होगा, विषम हो नहीं सकता, और दोनों एक साथ हो नहीं सकते। ठीक है, आगे ये बात समझ में। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये सम और विषम क्रमचय में क्यों बांट रहे हो, आपको क्या मिल रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर मुझे एक कमाल की बात मिल रही है, एक कमाल की बात मिल रही है जिसका नाम है एकांतर ग्रुप, अल्टरनेटिव ग्रुप, एकांतर ग्रुप। ये मुझे कमाल की चीज मिलने वाली है इससे, अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं इसको। क्या है ये आइडिया, ये है कि अगर यदि आपका ए जो है 1 2 3 4 एक समुच्चय है, जिसमें मान लीजिए, और आपने सारे के सारे क्रमचय बना लिए जितने बनने थे, F1 F2 फैक्टोरियल n बनेंगे, सारे बना लिए। इन सारों में से अगर सम क्रमचय को आप अलग कर लेते हैं, अगर आप सम क्रमचय को अलग कर लेते हैं और विषम क्रमचय को अलग डाल देते हैं, तो इसमें से जो सम क्रमचय है उनको आप एक साथ कर लेते हैं, तो इस समुच्चय का नाम होता है AN, A फॉर अल्टरनेटिंग, एकांतर, अल्टरनेटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें कमाल की बात क्या है, जबरदस्त बात क्या है, ये भैया सब ग्रुप है। सारे सम क्रमचय अगर आप अलग कर लेते हैं और चेक करते हैं उसी संक्रिया के लिए जिसके लिए SN ग्रुप था, उसी संक्रिया जो संयुक्त करने की संक्रिया है, कंपोजिट करने की ऑपरेशन है, अगर उसके साथ चलते हैं, चेक करते हैं, तो आपको AN जो है वो भी एक ग्रुप नजर आएगा, ग्रुप होगा। ग्रुप की सारी शर्तें ये पूरी करेगा, लेकिन अपने लिए पूरी करेगा, तो ये आपका एक सब ग्रुप बनेगा। तो ये जो सब ग्रुप होता है, ये सब ग्रुप ही नहीं होता, इसके अंदर एक और कमाल की बात है, सिर्फ सब ग्रुप नहीं है, प्लस सिर्फ सब ग्रुप होता तो हम इतना ध्यान भी ना देते। और एक कमाल की बात है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। वाह भाई वाह, नॉर्मल सब ग्रुप है ये, यानी AN इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN। सिमेट्रिक ग्रुप का AN जो होता है एकांतर ग्रुप, यानी सारे सम क्रमचय, अगर SN में से सारे सम क्रमचय निकाल लिया जाए और उन्हें चेक किया जाए तो वे अपने आप में एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं। ये जबरदस्त बात है इसके बारे में, नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं। तो अब आप कहेंगे सर विषम क्रमचय में भी ऐसा कुछ है क्या, तो जवाब है नहीं साहब, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, ये ग्रुप नहीं बनाते। अब आप कहेंगे सर ये ग्रुप क्यों नहीं बना रहे, तो जवाब सीधा सीधा है कि नहीं बनाने का जो सबसे पहला कारण जो है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, इनके पास तत्समक नहीं है। तत्समक क्रमचय जो होता है वो एक सम क्रमचय होता है, याद करिए, तत्समक क्रमचय सम क्रमचय होता है। ये देखिए ये रहा तत्समक,
तत्समक क्रमचय समक्रमचय होता है। तो ये समक्रमचय होने, और तत्समक बदलता नहीं है, तत्समक बड़े वाले ग्रुप का भी वही होता है, छोटे वाले ग्रुपों का भी वही होता है। तो वही तत्समक बड़े वाले से छोटे वाले में आता है, इस वजह से तत्समक ग्रुप वही रहता है। और वही रहने के कारण एन के अंदर आपको वो एन में तो चला जाता है, इसमें जाता नहीं है, और बिना तत्समक के कोई ग्रुप बन नहीं सकता, इसलिए ये ग्रुप नहीं है, ग्रुप नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, ग्रुप नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो है आगे जो एक प्रॉब्लम आएगी, ये सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ तक ही नहीं है, आगे एक और प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये संवर्त भी नहीं है, ना तत्समक है ना संवर्त है, ना ही तत्समक होगा इसके पास, ग्रुप क्यों नहीं बना, उसका अगर बड़ा कारण है तो एक तो है तत्समक नहीं है, और ना ही ये संवर्त है, संवर्त भी नहीं है, ये क्लोज भी नहीं है। जब क्लोज वाली शर्त आप लगाएंगे तो आप देखेंगे ये क्लोज वाली शर्त को भी पूरा नहीं करता, ना तत्समक है ना संवर्त है, इस वजह से ग्रुप बन ही नहीं सकता। अच्छा, इसका बड़ा कारण क्या है, उसका एक सबसे बड़ा कारण आप यहाँ पे समझेंगे, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और देखनी चाहिए कि अगर एफ मान लीजिए क्रमचय है, ठीक है, जी एक क्रमचय है, दोनों क्रमचय है, दोनों संक्रिया करते हैं, तो इनमें कुछ रूल काम करेंगे। देखिए एफ या तो सम होगा या विषम होगा, जी जो है वो सम होगा या विषम होगा। हम यहाँ पे अगर ये जानना चाहें कि जब दो क्रमचय, एक सम एक विषम, या दोनों सम या एक विषम एक सम या दोनों विषम, तो क्या बनेगा, जो नया क्रमचय होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी। तो पकड़िए बात को, अगर आपका पहला क्रमचय सम है और फिर दूसरा क्रमचय भी सम है, अगर दोनों क्रमचय सम है तो बनने वाला क्रमचय जो होगा वो भी सम होगा, एक बात। दूसरा, अगर आपका पहला क्रमचय विषम है, पहला क्रमचय आपका विषम है, दूसरा क्रमचय भी विषम है, तो बनने वाला क्रमचय सम होगा। ये लीजिए, दो विषम क्रमचय का संक्रिया सम क्रमचय होती है, तो अगर आप यहाँ से दो लेंगे और जो नया क्रमचय बनेगा वो यहाँ आएगा नहीं, वो तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दो विषम क्रमचयों की संक्रिया से सम क्रमचय बनता है, इसका मतलब संवर्त भी नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात, थर्ड वन, अगर एक विषम है, चाहे वो पहला है चाहे वो दूसरा है, अगर एक विषम है और दूसरा सम है, पहला क्रमचय मान लीजिए विषम है, दूसरा सम है, तो बनने वाला क्रमचय विषम होता है। इसी का एक रूप आप और ले सकते हैं, इसी का ही आप एक रूप और दे सकते हैं, वो क्या है कि अगर पहला सम हुआ और दूसरा विषम हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे का, प्रकृति वही बनी रहेगी। एक सम है दूसरा विषम है तो बनने वाला क्रमचय विषम होगा, ये याद रखिएगा, ये कमाल के रिजल्ट है, उपयोगी रिजल्ट है, इनको याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अब जो मोटा मोटा सार है वो आपको समझ में आने लग गया होगा। एक बात, ए एन में कितने अवयव होंगे वो भी बता दीजिए फटाफट, ए एन में कितने अवयव होंगे, तो मैंने पहले बताया था जितने होंगे उसके आधे होंगे, 1/फैक्टोरियल एन का आधा, आधे सम क्रमचय होते हैं आधे विषम क्रमचय होते हैं, सिवाय एक साइज वाले को छोड़ के, एक वाले में सम ही एक ही होता है, वो सम ही होता है बस, है ना। तो ये आपका ग्रुप बन जाता है, ये सब ग्रुप होता है। सिर्फ सब ग्रुप नहीं बेटा, यहाँ पे मैं बार बार बोल दूं कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए आपको, ये सब ग्रुप नहीं है, ये पर सामान्य सब ग्रुप है, पर सामान्य। खाली सब ग्रुप होता तो भी हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं होता, हमारा इंटरेस्ट है कि ये पर सामान्य बनता है। ये देखिए कमाल की बात, ये पर सामान्य बनता है आपका, ये आपका क्या बनता है, पर सामान्य। आगे बात समझे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अब थोड़ा सा ये जो कहानी है ये क्लियर होने लगी होगी आपको कि किसका क्या रोल है। तो जो मैं आपको ऊपर बताने वाला था कि पक्षांतरण हमारे लिए क्या काम आते हैं, ये सम और विषम छांटने के काम आते हैं, और सम क्रमचय जो है वो छांटने से हमें क्या मिलता है, एकांतर ग्रुप मिलता है, एकांतर उपसमूह मिलता है। तो हर किसी का अपना रोल हुआ नहीं हुआ। मैट्रिक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आसान है, चक्र जो है वो कोटि याद करने के लिए आसान है, यार पक्षांतरण जो है वो सम और विषम छांटने काम आते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि एकांतर समूह किन किन से बनेगा। आगे बात सुनने चलिए, एक छोटा सा रिजल्ट और यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि अगर कोई पक्षांतरण जो है वो सम है या विषम है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा। तो प्रतिलोम भी एग्जैक्टली वही रहेगा। अगर एफ जो है वो सम है, अगर एफ सम है या फिर विषम है, अगर सम है या विषम है तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो भी वैसा ही रहेगा। सम है तो सम रहेगा, विषम है तो विषम रहेगा। पहले क्रमचय खुद कैसा था, सम था, तो प्रतिलोम भी सम रहेगा। पहले क्रमचय विषम था तो क्रमचय भी विषम रहेगा। यानी प्रतिलोम करने से सम या विषम होने की जो प्रकृति है वो बदलती नहीं है, वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी बनी रहती है जैसे पहले थी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे रुकिएगा, रुक के वीडियो को एक दो बार दोबारा देखिएगा, समझिएगा बात को,
सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर वो सब कुछ जो हो रहा है वो आपको पकड़ में आ रहा है, वो आपके बैठ रहा है दिमाग में, तो ठीक है, पकड़ने की कोशिश कीजिए, कहानी के जो सार है वो निकालिए, निचोड़ निकालिए और कनेक्शन बनाइए चीज़ों के। देखिए आराम से सारा कनेक्शन बन चुका है। अब क्या बन चुका है, अगर मैं रिकॉल करूँ तो क्या हुआ, एक समुच्चय होता है, उस समुच्चय से हम उसी समुच्चय ए से ए पर हम सारे फलन बनाते हैं जो कि एक एक के आच्छादक होते हैं। तो इस तरीके से हमें फैक्टोरियल एन फलन मिलते हैं। ये सारे फलन को अगर हम संयुक्त संक्रिया के साथ रखें तो हम पाते हैं कि ये अपने आप में ग्रुप बनता है। इस ग्रुप को हमने जो है वो सममित ग्रुप कहा गया। और इस ग्रुप से छोटे जो सारे बनते हैं उन्हें क्रमचय ग्रुप कहा गया। फिर इनमें से हमने इनको देखा कि इनको मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है। फिर हमने देखा कि इन मैट्रिक्स को साइकिल बना के, चक्र बना के लिखा जा सकता है। और चक्र जो है वो हमारे इस काम में आते हैं कि कोटि निकालने के काम आते हैं। कोटि क्या है, कोटि का मतलब है कि कोई भी क्रमचय की कितनी पावर की जाएगी वो तत्सम क्रमचय में बदल जाए, वो कोटि कहलाती है। ये कोटि हम इस चक्र की लंबाई से निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो चक्र होते हैं, जो एक लंबाई के चक्र को तो हम लिखते ही नहीं है, लेकिन जो 2 लंबाई वाले चक्र हैं या 2 लंबाई से ज़्यादा वाले चक्र हैं, इन सबको 2 लंबाई के चक्र में बदला जा सकता है, जिनको पक्षांतरण कहते हैं। पक्षांतरणों की संख्या, किसी चक्र में पक्षांतरण कितने बन सकते हैं उनकी गिनती गिन लीजिए। वो अगर सम है तो क्रमचय सम क्रमचय, विषम है तो विषम क्रमचय कहलाता है। सारे सम क्रमचय को अगर हम अलग कर लें और चेक करें तो पाएंगे कि ये भी अपने आप में ग्रुप बना रहे हैं। इसलिए ये बड़े वाले ग्रुप का छोटा ग्रुप है, इसलिए सब ग्रुप कहलाते हैं। और ज़्यादा गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि ये तो पर सामान्य उपसमूह है। सिर्फ उपसमूह ही नहीं है बल्कि एक विशेष प्रकार के, जैसे त्रिभुज नहीं है समकोण त्रिभुज है, वैसे ही ये ग्रुप नहीं है, उपसमूह नहीं है, पर सामान्य उपसमूह है। इसे अल्टरनेटिव ग्रुप कहा गया, या फिर अल्टरनेटिव सब ग्रुप कहा गया, या फिर एकांतर सब ग्रुप कहा गया। तो ये था सार। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे कनेक्ट हो गए होंगे आपको। अब कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस जो है वो अगले लेक्चर में और करवा दूंगा ताकि सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।